शुरू। रुको ना एक सेकंड। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने और बेरोज़ ने इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है और हीटेड डिस्कशन भी हुआ है। खैर हमारा हर टॉपिक पे ही हीटेड डिस्कशन हो जाता है। तो काफ़ी लोगों ने हमसे एक्चुअली ये सवाल किया है कि आप जो है वो कनाडा पे ही बात करते रहते हैं, ख़ुद तो आप यूएस में रह रहे हैं, तो आप क्यों कनाडा पे इतनी बात करते हैं और यूएस क्यों मूव हो गए आप अगर आपको कनाडा इतना अच्छा लगता था। तो मैंने बेरोज से कहा कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू गाइज, बल्कि हम दोनों ही आपसे शेयर करना चाहते थे कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ऑफ कनाडा एंड यूएस। और कुछ चीज़ें शायद आपको ऑलरेडी पता हों, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है कि जो साउथ एशिया में बैठ के देख रहे हैं। कुछ ने बैरोज से ये भी बोला कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूएस आ जाते, आप हमें कनाडा बोलते रहते हैं, आ जाओ, खुद तो आप यूएस चले गए। या वो लोग जो कि कनाडा में बैठे हुए हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं टू मूव टू द यूएस। तो ये दोनों केसेस में रेलिवेंट है एंड प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसमें हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। और मैं और बैरोज जो है यूजुअली काफ़ी प्लानिंग से चलते हैं, लेकिन अक्सर अब हमने थोड़ा सा आप लोगों से भी फीडबैक के बाद ये डिसाइड किया है कि लेट्स कीप इट फ्लूइड। तो कुछ चीज़ें जो मुझे याद आती जाएंगी मैं बताती जाऊंगी, तो इसलिए प्लीज़ डू वॉच इट टिल द एंड। टिल दी एंड ज़रूर वॉच करें। दूसरा ये कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो हम दोनों मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा ये कि जो यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हैं, जब आप लाइक करते हैं और वीडियो को पूरे एंड तक देखते हैं तो उनको लगता है कि ये एक अच्छी वीडियो है और ये एक अच्छा चैनल है एंड दे विल बी शेयरिंग दिस वीडियो मोर विद अदर पीपल एज वेल, जिनको फ़ायदा हो सकता है। और इससे हमको भी ये फ़ायदा होगा कि हम जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट है उसको और बेहतर कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। सो प्लीज़ इसमें हमारी सपोर्ट करें, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी आपको। अच्छा, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हम कनाडा से यूएस मूव कैसे किए, बिकॉज ये भी सवाल बहुत आता है कि आप लोग कैसे आए, किस वीज़ा पर आए, प्लानिंग कैसे की, क्या तरीका था, वो सारा भी हम आपसे शेयर करेंगे। बट लेट्स गेट रोलिंग टू द पॉइंट वेयर व्हाई डिड वी डिसाइड कि हमने जो है वो कनाडा से यूएस मूव करना है। तो देर आर सर्टन प्रोज एंड कॉन्स और हम जो है वो लिस्ट डाउन करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। सो आई हैव अ प्रो विच आई लिस्ट डाउन फर्स्ट, विच इज़ इनकम लेवल्स। सिंपली स्पीकिंग, अगर आप ग्लासडोर पे जाएं, ग्लासडोर एक वेबसाइट है जिस पे अगर आप जाएं और अगर आप किसी भी पोजीशन का टाइटल लिखें, किसी भी रोल का, तो उसकी सैलरी आ जाती है कि कनाडा में उस रोल की क्या सैलरी मिल रही है और यूएस में उस रोल की क्या सैलरी मिल रही है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है इस पर और मैंने किया ये कि मैंने कुछ कंपैरिजन किया। मैंने एक लेवल उठाया, लेट्स से अमेज़ॉन ग्लोबल कंपनी है, कि अमेज़ॉन का सीनियर मैनेजर जो है वो कनाडा में कितने कमाता है और अमेज़ॉन का वही सीनियर मैनेजर जिसके वही जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूएस में कितना कमाता है। और डॉलर टू डॉलर, ये नहीं है कि मैं कैनेडियन डॉलर और यूएस डॉलर को कंपेयर कर रहा हूँ, मैं दोनों को अगर यूएस डॉलर में कंपेयर करूँ तो जो यूएस में है वो इंडिविजुअल 30% ज़्यादा कमाता है रफली वर्सेस द कैनेडियन इंडिविजुअल। तो आपके इनकम लेवल ज़्यादा होते हैं। इसकी एक और वजह ये भी है, मुझे जिस वजह से पता है कि मैं जब यहाँ मूव किया था तो आई वॉज एट द सेम लेवल दैट आई मूव्ड हेयर, और वहाँ यहाँ मूव करने के बाद मेरी जो सैलरी वहाँ थी वर्सेस यहाँ थी, दैट जम्प्ड अप बाय 30%, अगेन डॉलर टू डॉलर बेसिस। सो इनकम लेवल्स इन यूएस आर हायर। तो ये एक प्रो है यूएस आने का। अब उसमें मैं एक और बात बोलती चलूँ कि अपॉर्चुनिटी का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं था कि हम कनाडा मूव किया हमने और फिर हम फ़ौरन से जो है वो इस कोशिश में लग गए कि हमें यूएस मूव करना है और हमने जॉब्स ढूंढना शुरू कर दी यूएस की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये इत्तफाक है कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई एंड बेरोज जम्प्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगेन, अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ के हेड ऑफिस या ऑफिस या ब्रांच या सब्सिडरी उसकी एग्जिस्ट करती है यूएस में, तो फॉर पीपल इन कैनेडा, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर देम, you can easily get yourself, and I'm not saying easily because that can depend on a lot of factors. Again, ये एक हम अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि कंपनीज के अपने पॉलिसीज और अपने लॉज और प्रिंसिपल्स होते हैं। डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी फ्लेक्सिबल है जिसके लिए आप काम करते हैं टू मूव यू अराउंड। अब फॉर एग्जांपल हमारे केस में हमें अपॉर्चुनिटी मिली एंड द कंपनी वाज विलिंग टू मूव अस फ्रॉम कनाडा टू द यूएस। अच्छा, ये अपॉर्चुनिटी भी ऐसा नहीं है कि हमको अभी मिली थी। ये अपॉर्चुनिटी जब व्हेन वी वर इन कनाडा, आई थिंक पहले साल ही में या दूसरे साल में हमको आ गई थी, बट वी वर वेरी क्लियर कि हमको जो है वो अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप चाहिए। Exactly. वो पूरी करनी है। ऑल्दो ये भी ऑप्शन हो सकती थी कि हम इवेंचुअली यूएस अगर आ जाते हैं या किसी ऐसे और मुल्क ट्रैवल कर सकते हैं। प्राइमरीली यूएस ही था कि अगर यूएस आएँ तो हम यूएस की भी इवेंचुअली यहाँ लंबा रह के नेशनलिटी और वगैरह सब कर सकते हैं। बट हमारी प्रेफरेंस ये थी कि हम कनाडा की अपनी नेशनलिटी को क्लोज करके मेक श्योर वी हैव द पासपोर्ट एंड ओनली देन वी मूव अराउंड, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एंड में स्किप में बात करेंगे कि इवेंचुअली वी वांट टू मूव बैक टू कनाडा।
दिस इज समथिंग वी आर वेरी क्लियर ऑन. But this is a personal choice as well, and again, it can depend और हम on. उसकी बात करेंगे कि क्यों वो प्रेफरेंस है हमारी, मतलब आप, ताकि अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी आसान हो जाए कि क्यों हमने ये सोचा हुआ है कि इवेंचुअली, और वो इवेंचुअली से मुराद क्या है, मतलब 5, 10, 8 साल, वो सब हम एंड ऑफ दिस वीडियो में जब हम ज़्यादा कॉन्स की बात, प्रोज की बात करेंगे विद रिगार्ड्स टू बीइंग इन कनाडा, तो हम उसका भी जिक्र करेंगे. अच्छा, बेरोज ने बात की इकोनॉमी की, तो जैसे फॉर एग्जांपल इट्स नॉट इकोनॉमी पर से बट इनकम. income, and income is again connected to the economy as well, because economy अगर देखा जाए तो कनाडा और अमेरिका की इकोनॉमी में, यूएस की इकोनॉमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. और वो इसलिए कि इवन दो इट्स कंसिडर्ड वन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, लेकिन कनाडा की इकोनॉमी इज़ वे स्मॉलर कंपेयर टू द एंटायर इकोनॉमी ऑफ यूएस. अच्छा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा जियोग्राफिकली स्पीकिंग भी बता दूँ, जियोग्राफिकली स्पीकिंग कि जो कनाडा की अगर आप जियोग्राफी देखें तो उसमें यू हैव मल्टीपल प्रोविंसेस, लेकिन दे आर नॉट ऑल इनहेबिटेड. और उसमें जो आप कह सकते हैं जो इकॉनमी है वहाँ की उन प्रोविंसेस की, वो बहुत बहुत छोटी है. तो जो रन कर रही है ना कनाडा की इकॉनमी, वो 3 प्रोविंसेस ही बेसिकली कर रहे हैं, जिसमें ऑन्टेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया आर द 2 मेन वंस. क्यूबेक आप कह सकते हैं कुछ हद तक, और फिर ये आपका कैलगरी और जो एल्बर्टा, बेसिकली एडमिंटन, कैलगरी, एल्बर्टा. तो ये प्रोविंसेस जो हैं ये इकॉनमी आपकी बेसिकली चला रहे हैं कनाडा की. जबकि यूएस में यू हैव द एंटायर, यू कैन से यूएस विच हैज़ मल्टीपल, आपके कितनी 52 स्टेट्स हैं. 52 स्टेट्स आपकी ऑल अक्रॉस जो हैं वो इनहेबिटेड हैं, पॉपुलेटेड हैं. और ऑब्वियसली मिड स्टेट्स में पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन स्टिल दे ऑल हैव अ बिग इकॉनमी ऑन देयर ओन, एंड दे टुगेदर कंट्रीब्यूट टू द इकॉनमी ऑफ द यूएस. बट तुम देख लो ना, हम भी जिन कंपनीज में काम करते हैं या जिन बिजनेसेस में काम करते हैं, द साइज ऑफ द कनाडा बिजनेस इज़ लाइक 1/10 ऑफ यूएस बिजनेस. तो उस वजह से बतूल बिल्कुल सही कह रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं. एंड टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, इट्स नॉट जस्ट कि साइज़ बड़ा है, इट्स ऑल्सो ग्रोइंग. बिकॉज दुनिया में अगर आप देखें, मुश्किल से 3 बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो ग्रो कर रही हैं. बाकी सारे जो इकोनॉमीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं वो रिलेटिवली स्ट्रगल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कैनेडा, जिसमें एक यूएस आता है, एक मिडल ईस्ट है और एक इंडिया है. तो ये 3 इकोनॉमीज़ हैं जो कि ग्रो कर रही हैं. सो इट्स नॉट जस्ट दैट दे आर बिग इकोनॉमीज़, बट दे आर ऑल्सो ग्रोइंग. तो वो एक और बेनिफिट है कि आप एक ऐसी इकोनॉमी में एंटर होते हैं जहाँ अपॉर्चुनिटी, ना सिर्फ इनकम लेवल ज़्यादा है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इकोनॉमीज़ ग्रो कर रही हैं वर्सेस कनाडा, जो कि स्पेशली आफ्टर कोविड में प्लस माइनस जो भी स्लम आया है और ऊपर गया है, उसके बाद इट्स काइंड ऑफ स्लोड डाउन. नाउ इट्स नॉट एज बैड एज द यूरोपियन इकोनॉमीज़ और इवन ऑस्ट्रेलिया, बट इट्स ऑन द एज एज वेल. जबकि यूएस जो है इट्स ग्रोइंग डिस्पाइट बीइंग अ वेरी बिग इकोनॉमी. अच्छा, फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कनाडा में एक्सेसिवली हाई हो गई है. और ये हमने अपनी वीडियोस में वैसे भी बात की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन यूएस एंड कनाडा. अगर आपको याद होगा, हमने एक्सेसिवली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की है कनाडा की. और उसमें क्या है, हाउसिंग आ जाती है, और जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको आप कहते हैं कि जो आपकी परचेजिंग, जो कि आपके नॉर्मल जो नेसेसिटीज़ हैं, यानी कि जो आपकी ग्रोसरी के आइटम्स एंड ऑल दैट, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और फ्यूल एक्सपेंसिव है. तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिला मिलू के, लाइक आपकी अकोमोडेशन, रहन सहन, आपकी हाउसिंग मार्केट, और आपकी जो कि डिटर्मिन करती है कहीं भी किसी भी इकॉनमी में कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो बेसिकली बहुत हाई है कनाडा की. अब यूएस में क्योंकि इट इज़ सो डाइवर्स एंड इट इज़ सो ह्यूज, और जैसे कि मैंने आपको बताया, वेदर एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है कि सारे प्रोविंसेस कनाडा के ठंडे हैं जो भी नॉर्थ में हैं, और सिर्फ ऑन्टेरियो, ब्रिटिश कोलंबिया, इवन अल्बर्टा जो है वो ठंडा है, लेकिन फिर भी चलो उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि अब पॉपुलेशन हो गई है और इकॉनमी बढ़ गई है उसकी. यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में ऑल अक्रॉस, जैसे मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रही हूँ कि ऑल अक्रॉस आपको जो है वो आपको इनहेबिटेंट्स मिलेंगे हर स्टेट में. अब इसमें वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो वेस्ट कोस्ट है, ये हमें रिसेंटली पता चला कि कैलिफोर्निया और जो बाकी स्टेट्स हैं जो आपकी वेस्ट में हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, वहाँ टैक्स रेट हाई है. लेकिन क्योंकि चॉइस आपके पास अवेलेबल है इन द यूएस, तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं इन द यूएस बाय चूजिंग अ स्टेट जिसका स्टेट टैक्स जो है वो कम हो. बहुत अच्छा पॉइंट है. टैक्स पे भी मैं बात करूंगा बिकॉज बतूल ने टैक्स का थोड़ा सा जिक्र कर दिया, बट आई थिंक यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट ऑन लिविंग एक्सपेंसेस, क्योंकि सबसे बड़ा चंक जो है वो हाउसिंग है. और बतूल बिल्कुल सही कह रही है कि कुछ स्टेट्स में हाउसिंग जो है इट्स एज एक्सपेंसिव एज कैनेडा. और कनाडा की हाउसिंग इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि सब लोग कोशिश करते हैं कि वो टोरंटो में ही रहें, या बिल्कुल जो है वो वैंकूवर ही में रहें, या
क्यूबेक सिटी के पास मॉन्ट्रियल में रहें, तो चूँकि वो एक क्लोज कम्युनिटी के साथ रहने की कोशिश करते हैं, उस वजह से डिमांड जो है वो ज़्यादा है, सप्लाई कम है और प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। यूएस जो है वो ज़्यादा स्प्रेड है और इकोनॉमी जो है ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, तो आपको अगर वेस्ट कोस्ट पे नहीं तो ईस्ट कोस्ट नहीं तो मिड वेस्ट नहीं तो साउथ में कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। बट जिस तरह बतूल कह रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसा ना हो कि आप जो है आउट ऑफ द फायर इनटू द frying pan into the fire फायर हो जाए, विच इज़ कि आप जो है टोरंटो से निकले हैं क्योंकि वहाँ हाउसिंग ज़्यादा है, और उसके बाद आप एलए लैंड कर गए, और एलए में जो है वो आपको उसी तरह की क्रेज़ी हाउसिंग प्राइसेस मिलेंगी, जबकि जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ हाउसिंग जो है इट्स ऑलमोस्ट आई वुड से 50% or 40% cheaper than what we would get in which Toronto. is still by the way expensive compared to Canada, जो कि मुझे पता चला when I asked people around अपने ऑफिस में, और मैंने बाकी वाइट पॉपुलेशन जो यहाँ पे उनसे बात की, क्योंकि यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जिसमें और भी सस्ते हैं घर, तो मिड वेस्ट में या जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सास, कैंटकी या जो फ्लोरिडा भी नहीं, वो सारी साइड अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो तुम ये ओहायो देख लो या ये जो बाकी इस तरह की जो स्टेट्स हैं, मिजूरी या जो और थोड़ा सा नेवाडा, ये सब काफ़ी जो है वो चीप हैं कंपेयर टू कनाडा और इवन द ईस्ट कोस्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बतूल ने जिक्र किया टैक्स का। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें एक तो टैक्स रेट वैसे ही कम है, सो यूएस में आपको आराम से 5% टैक्स का डेल्टा तो सिंपली मिल ही जाएगा वर्सेस कनाडा 5 से 6%, और ऑन टॉप भी वो टैक्स रेट कम हो सकता है अगर आप किसी एक ऐसी स्टेट में चले जाएं जहां स्टेट टैक्स या कम है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर इंस्टेंस जिस स्टेट में हम हैं मैस में, वहाँ स्टेट टैक्स बहुत ज़्यादा, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट टैक्स इन यूएस, बट टेक्सास में या फ्लोरिडा में ना होने के बराबर है, प्रॉब्ली इन दोनों स्टेट्स में शायद ज़ीरो ही है। फ्लोरिडा में आई नो कि कोई स्टेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, प्रॉब्ली टेक्सास में भी इट्स आइदर मिनिमम और इट डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। सो और वहाँ पे ब्राउन पॉपुलेशन भी बाय द वे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। जो आपका टेक्सास है, जैसे डैलस, ह्यूस्टन वगैरह आपने सुना होगा, दे आर हेविली पॉपुलेटेड, मतलब लगता ही नहीं है कि आपने अपना मुल्क छोड़ा है। इंडिया या पाकिस्तान के जो लोग हैं प्रिडोमिनेटली वहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और मायामी में बहुत इंडियंस हैं, फ्लोरिडा के काफ़ी, और भी जो आप एज अ स्टेट ऑफ फ्लोरिडा अगर आप देखें उसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपकी डिफरेंट सिटीज़ हैं उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्राउन पॉपुलेशन, ये देसी पॉपुलेशन जिसे आप कहते हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि हम यूएस मूव करेंगे तो यूएस थोड़ा सा ज़्यादा रेसिस्ट है कंपेयर टू कनाडा, तो मैं उसमें ये कहूँगी कि डिपेंड करता है अगेन बिकॉज इट इज़ सो डाइवर्स कि आप कहाँ हैं। अगर आप बिल्कुल किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ज़्यादा नेटिव है, या आप कह सकते हैं ज़्यादा वाइट पॉपुलेशन है, तो वहाँ आपको ज़्यादा फील होगा ये कि येस यू माइट कम अक्रॉस सम इंस्टेंसेस ऑफ रेसिज्म। लेकिन आप कनाडा में भी बाय द वे रेसिज्म हिडन है, एग्जिस्ट करता है, वी डोंट फील इट बिकॉज हम ओंटारियो में अब बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन हो गई है ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़, देसीज़ की बेसिकली। इसी तरह वैंकूवर में भी आपने देखा है बहुत देसीज़ हैं, पंजाबीज़ हैं, एंड क्यूबेक हो गया, जैसे क्यूबेक में अब फॉर एग्जांपल फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो वो तो नॉर्मल आपके इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन को घास नहीं डालते, तो वो आपको नज़र आएगा। रेसिज्म नहीं है सच, लेकिन एक्सेप्टेंस कम है ऑफ एनी वन हु इज़ नॉट फ्रेंच स्पीकिंग, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी। अगेन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि स्टेट्स कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादा ब्राउन पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन देखा यही गया है कि यूएस में अगेन पॉकेट्स हैं and choice is available, which is why it's easier versus Canada, क्योंकि कनाडा में आपके पास concentrated है ना ब्राउन पॉपुलेशन, जो है वो आपकी एक ही जगह बस है, 2-3 आपके प्रोविंसेस में, एंड दैट्स दैट, तो और हर कोई उधर ही जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर एवरीथिंग गोज अप। ठीक है, तो मैं एजुकेशन में बात कर लूँ, तुम हेल्थ केयर बोल दोगी? ओके, ऑन एजुकेशन जो है वो यूएस की इज़ बेटर, नॉट प्राइमरी नॉट मिडिल स्कूल हाई स्कूल, ये आपको दोनों जगह जो है एक जैसा मिलेगा, बल्कि फॉर दैट मैटर कनाडा में रिलेटिवली ऑन एवरेज यू विल फाइंड बेटर स्कूल्स इन वर्सेस यूएस ऑन एवरेज, बट मतलब जहाँ स्टेट पे डिपेंड करता है, सिटी पे डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन मैं उसका बताती हूँ रीज़न क्या है, उसका रीज़न बताने दो मुझे। अच्छा, तो उसका रीज़न ये है कि जो आपकी प्राइमरी स्कूलिंग है या जो आपकी सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल कनाडा में ओवरऑल इज़ बेटर, और उसका रीज़न ये कि इनके पास स्किल्ड पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू यूएस। इमिग्रेंट इन्होंने बहुत लिया हुआ है, तो जनरली स्पीकिंग जब आप देखते हैं पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, तो पढ़े लिखे उनके लाइक बच्चों के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है एजुकेशन पे। एशियन पॉपुलेशन बहुत है, देसी पॉपुलेशन अब बहुत हो गई। इवन जो आपका वाइट पॉपुलेशन है इट इज़ स्लाइटली मोर, आप कह सकते हैं पॉलिश्ड,
वर्सेस योर नॉर्मल रेगुलर अमेरिकन एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड, जैसे यहाँ कुछ सिटीज़ हैं जो कि जिनको गेटोज़ भी कहा जाता है, वो यहाँ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. तो उनके आसपास जो स्कूल्स होते हैं वो आपको बहुत मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं. स्कूल्स आपको काफ़ी ऐसे मिलेंगे कि जहाँ आपको नज़र आएगा कि पावर्टी है या मतलब स्कूल्स पे फोकस ज़्यादा नहीं है, या जो पॉपुलेशन आ रही है वहाँ पे वो बहुत लोअर मिडिल क्लास है. तो उसकी वजह से ओवरऑल स्कूल का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है दैट बेसिकली गोज़ डाउन. मुझे मेरे ऑफिस में एक देयर वाज अ सीनियर, उसने एक बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा कि कनाडा और यूएस का डिफरेंस ये है कि कनाडा में जो है वो सब ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो एक जैसा कमाते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा रहते हैं. 3-4 फैमिलीज हैं जो कि बहुत अल्ट्रा रिच हैं कनाडा में. बाकी सब जो हैं 19-20 एक जैसे रहते हैं. उसकी वजह ये कि टैक्सेशन इतनी हाई है कि बेशक कोई डायरेक्टर वीपी हो जाए या कोई सीनियर मैनेजर हो जाए, उनकी इनकम में कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है. यूएस में ऐसा नहीं है. इसलिए मैंने बात की कि यूएस में इनकम का फ़ायदा है कि यूएस में जो है डिस्पैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी. तो ऑन एवरेज जो है आपको ऐसा नहीं है कि कनाडा में अगर आप किसी एवरेज नेबरहुड में भी चले जाएं, ना बहुत ओवरली रिच ना बहुत ओवरली पुअर, आपको एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा. यहाँ एवरेज से आपको थोड़ा सा ऊपर ही रहना पड़ता है फॉर यू टू फाइंड अ गुड स्कूलिंग एंड गुड लिविंग स्टैंडर्ड. हाउएवर, ये हो गई प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की बात. जो कॉलेज सिस्टम है इट इज़ मच बेटर इन यूएस. Rather, Batul, I think you should speak to it because I remember you also telling me that you met someone in Canada who said that it is much easier to get an admission in US versus. So maybe you talk about. So basically, Canada का ये इशू हो गया है कि आपको ये तो मालूम होगा कि इमिग्रेंट ज़्यादा हैं, और इमिग्रेंट के अलावा ये अपनी जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इनका जो कोटा है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो काफ़ी हाई है. ये मैं कनाडा की बात कर रही हूँ. Can I say something? Yep, sure. One is कनाडा में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बट रिलेटिवली कम है वर्सेस यूएस. सो यूएस में वैसी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं. और दूसरा चैलेंज ये जो बतूल बता रही है, और वो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सारी स्टेट्स ऑलमोस्ट इनहेबिटेड हैं, मतलब कि लोग रहते हैं. कनाडा का जो सबसे बड़ा इशू वो ये है कि आप देखें ना कि ठंड की वजह से जो आपका नॉर्थ के जो जितने भी प्रोविंसेस हैं उनमें पॉपुलेशन बहुत छोटी है. तो उधर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ भी कम है, इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ हैं. वर्सेस कि अगर आप यहाँ स्टेट में आ जाएं, किसी भी एक स्टेट में देख लें, वहाँ पे मल्टीपल आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी. तो उसमें ऑप्शंस अगेन ज़्यादा हो जाते हैं. तो उसकी वजह से भी ये एक चीज़ है कि आपको इंटरनली कंपटीशन कम नज़र आता है. कनाडा में कंपटीशन बहुत हो गया है फॉर एग्जांपल इन ओंटारियो, इन BC, ब्रिटिश कोलंबिया, इवन इन एल्बर्टा या इवन क्वेबेक. जो भी ये पॉपुलेटेड प्रोविंसेस हो गए हैं इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हैं फॉर द लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि ये लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा पैसे बनाती है गवर्नमेंट अगर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाती है. तो हो ये रहा है कि जो कोटा सिस्टम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेवर कर रहा है फॉर सम रीज़न वर्सेस द लोकल, क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और ख़ासकर ये जो आपकी एशियन पॉपुलेशन है, चाइना, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, यहाँ से बहुत आपके लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो कि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे कम फ्रॉम वेल्थी बैकग्राउंड, और उसकी वजह से दे आर एबल टू अफोर्ड दिस एजुकेशन. इवन इंडिया से बहुत लोग हैं जो कि आते हैं, बच्चे जिनके पास बेसिकली दे कैन अफोर्ड all 4-year undergrad and they can pay the price of that education. तो उसमें ये होता है कि जो लोग एग्जिस्टिंग कनाडा में रह रहे हैं बच्चे, वो नहीं जा पाते बिकॉज जो क्राइटेरिया है इट इज़ मोर फेवरेबल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्सेस योर लोकल पॉपुलेशन. जबकि यूएस में ये नहीं है, जबकि यूएस भी बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट लेता है, लेकिन क्योंकि इट इज़ सो ह्यूज एंड इट इज़ सो वाइड स्प्रेड और यूनिवर्सिटीज़ के इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मिली जाती है एक्सेस फॉर द लोकल पॉपुलेशन. तो हमको ये चैलेंज था कि हमारे बच्चों के लिए इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फॉर देम टू इवेंचुअली फाइंड अ स्पॉट इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन यूएस, in Canada, and hence US is much favorable for our kids higher education के लिए. अब इसका एक flip side भी है, which is the higher education in US is far expensive than what you will find in Canada. Exactly. तो अगर आप US आए हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस ज़्यादा कमा रहे हैं तो सब पॉकेट में जा रहा है. वो आपने फिर सेव भी करना है क्योंकि you'll have to expense more because for of the them education. to eventually find a good college. अब खैर उसमें एक और चीज़ ये भी है कि there are ways for you to find cheaper ways to study as well, even in the good universities. उस पर खैर बतूल एक अलग वीडियो बनाएगी. लेकिन अभी प्लीज़ कीप द कंपैरिजन एप्पल्स टू एप्पल्स. तो उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन देखी जाए तो कनाडा की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड, इवन अंडर ग्रेड जो है वो कम है कंपेयर टू द अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड दैट यू वुड गेट हियर इन द US.
तो अगर आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करते हैं ना दो चीज़ों को, तो हम ये कह सकते हैं, मतलब स्कॉलरशिप्स और लोन्स तो आपको वहाँ भी मिल सकते हैं और यहाँ भी मिल सकते हैं, लेकिन हम जो एक अगर सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी कनाडा में एग्जिस्ट करती है और एक यूनिवर्सिटी यूएस में एग्जिस्ट करती है, तो किसकी कम है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, तो वो कनाडा में कम है, अगर आपने ये एक सिंपल जवाब सुनना है हमसे। बाकी मैं आ जाती हूँ हेल्थ केयर पे। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे अगेन लोगों के दिमाग में ये भी सवाल होगा कि हेल्थ केयर तो आप लोग कहते रहते हैं अपनी वीडियोस में कि कनाडा में फ्री है, तो फिर आप यूएस क्यों चले गए? तो ये बात सच है कि हेल्थ केयर जो है कनाडा में फ्री है। हेल्थ केयर के चैलेंजेस हैं जिस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, प्लीज़ गो चेक दैट आउट। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, मेरी वीडियोज़ की लिस्ट में आप जाके देखें, मैंने हेल्थ केयर सिस्टम पे कनाडा की एक बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाई है, डू चेक इट आउट। तो उससे रिलेटेड ही मैं ये बात कर रही हूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम इज़ रियली गुड इन कनाडा इन टर्म्स ऑफ के ठीक है फ्री है, जेब से आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, और उस हिसाब से अगेन अगर एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करें तो यूएस में आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप पैसे देते हैं तो आपको क्वालिटी सर्विस और क्वालिटी जो है वो आप कह सकते हैं नज़र आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पैसे दे रहे हैं और आपको कोई शिट सर्विस मिल रही है या बुरी सर्विस मिल रही है, घटिया सर्विस मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप पैसे दे रहे हैं उसकी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस मिलती है इन द यूएस इन हेल्थ केयर। लेकिन येस, हेल्थ केयर इज़ नॉट फ्री इन द यूएस। और बेरोज, कैन यू टॉक अबाउट द टैक्स पीस ऑफ इट कनेक्टेड टू इट, कि जो तुम मुझे बता रहे थे कि हेल्थ केयर जो है वो कनाडा में आप टैक्स भी तो फिर उस हिसाब से एग्जैक्टली। सो कनाडा में टैक्स ज़्यादा है, और टैक्स ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो हेल्थ केयर वहाँ जो है फ्री है, जबकि यहाँ जो है आपको हेल्थ केयर की जो है देने पड़ते हैं कॉस्ट। उसमें एक और चैलेंज ये है कि यू हैव टू सी कि आपको हेल्थ केयर की नीड कितनी है। अगर तो आपकी नीड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ आपको हाई इंश्योरेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो ज़रा एप्पल्स टू एप्पल्स कर लें, और वहाँ जो है आपको बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर से मुराद ये कि आपको चीपर हेल्थ केयर मिलेगी बिकॉज यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग, राइट। सो इफ़ यू हैव अ हेल्थ कंडीशन जिसमें आपको ज़्यादा हेल्थ केयर की ज़रूरत है, then obviously being in US would cost you more. हाँ 100%। हम एक ऐसे लाइफ के प्लेस में थे जहाँ वी आर रिलेटिवली यंग, और किड्स आर यंग, तो हमको हेल्थ केयर की कम ज़रूरत है, तो हमारी हेल्थ केयर इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स एक्सपेंसिव, but it's not a lot. It's something we can afford out of the high income that we make, out of the low taxes that we are paying. उस सब में हम अपनी थोड़ी सी जो है वो हेल्थ केयर की कॉस्ट देने के बावजूद पैसे सेव कर लेते हैं। तो मैंने जिस तरह कहा वो हाईली रिकमेंड करता हूँ आप वो वीडियो चेक करें, वो मेरे इंग्लिश चैनल पे है, जिसमें मैंने कंपैरिजन किया है इनकम्स का बिटवीन कनाडा एंड यूएस, एंड यूएस टॉप से टॉप, और उसमें मैंने ब्रेक डाउन किया एक एक चीज़। हेल्थ केयर की आप एक्स्ट्रा देते हैं, बट आप कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उसमें सेव करते हैं, इनकम टैक्स एंड ऑल। I've done the math and I've explained all of लेकिन that. बेरोज के पॉइंट पे मैं फर्दर एलैबोरेट कर दूं कि आई नो सम फैमिलीज बैक इन कनाडा जिनके बच्चों के कुछ हेल्थ इश्यूज थे। देयर सम फैमिलीज जिनमें मैं, जैसे आई नो पीपल जिनको, लाइक सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको के कांस्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर देम टू बी इन कनाडा, टू अवेल द हेल्थ केयर वहाँ पे, क्योंकि दे हैव अगेन एक्सेस टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कनेक्टेड भी होती हैं ना, जो हम यहाँ नहीं देखते। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि कनाडा में क्योंकि हेल्थ केयर एक तो फ्री है, ऑन टॉप कंपनी भी आपको इंश्योर करती है, तो वो जो कंपनी की जो इंश्योरेंस होती है उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशंस, या फॉर एग्जांपल ट्रैवल वैक्सीन्स जैसे फॉर एग्जांपल कवर करती है वो इंश्योरेंस कनाडा में। RMT हम उसको कहते हैं, रजिस्टर्ड मसाज थेरेपिस्ट उसको कहते हैं, जो कि कवर्ड है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज मोस्टली करती हैं फॉर कंपनीज। तो कनाडा में मैन एंड वेमेन कैन एक्चुअली गो गेट रजिस्टर्ड मसाज थेरेपी, जिसको आप कहते हैं मसाज, जो कि स्पोर्ट्स मसाज वगैरह लोगों को ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ इंजरीज या आर्थराइटिस एंड ऑल अदर, फिजियोथेरेपी जैसे हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो कनेक्टेड हैं विद हेल्थ केयर इशूज़। अगर किसी के कोई फॉर एग्जांपल नी इशू है, उनको कांस्टेंट फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, या फॉर एग्जांपल कायरोप्रैक्टर्स हैं, ये सब जो है वो वहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो आपको कवर करती है, जो कि यहाँ पर इंश्योरेंस आपकी कवरेज नहीं देती है इन चीज़ों की, जो आपकी सप्लीमेंट्री कॉस्ट्स हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगी थी कि मैंने हेल्थ केयर सिस्टम पे कनाडा की वीडियो बनाई तो है, लेकिन मैंने इन चीज़ों की बात नहीं की उसमें, और मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि ये जो कनेक्टेड कॉस्ट्स हैं ये यहाँ पे यूएस में आपको फील होती हैं। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं यूएस आई तो हम काम, कनाडा में भी कंपनी वही थी और यूएस में भी कंपनी वो है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट्स डिफरेंट हैं, पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं,
लॉज डिफरेंट हैं। तो मुझे हंसी आई कि मैंने यहाँ पे किसी से कहा कि ओ आई वांटेड टू टेक अ मसाज, मुझे मसाज के लिए जाना था, वुड इट बी कवर्ड? और वो सब हंसने लगे, उन्होंने कहा कहाँ कवर होता है मसाज, मतलब मसाज इज़ नेवर कवर्ड। सो मसाज इज़ कवर्ड इन कैनेडा एंड अगेन इट्स नॉट सच अ बिग डील, बट मैं सिर्फ बताना ही चाह रही हूँ कि ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट दे वर कवर्ड इन कैनेडा अंडर हेल्थ केयर, जो कि यहाँ पे कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो net income wise you'll make more money, tax is lower, job opportunities are more, but then there are some challenges as well, जिस तरह हमने हेल्थ केयर की बताए, लॉन्ग टर्म के आपके एजुकेशन रिलेटेड बताए. देर आर अदर challenges as well, US के भी challenges हैं with regards to, फॉर इंस्टेंस बतूल पॉलिसीज़ की बात कर रही थी, सो मेटर्निटी पॉलिसीज़, वीज़ा, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो बहुत से इस तरह के चैलेंजेस हैं. आई थिंक विल मेक अ सेपरेट वीडियो, तो पार्ट 2 बनाएंगे हम इस वीडियो का, और मैं बताती चलूँ इसमें कि पार्ट 2 जो है वो इसलिए बनाएंगे कि उसमें हम बात करेंगे अबाउट वीज़ा. और वीज़ा जो है, अगेन किस वीज़ा पे आप यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा जो होता है जिस पे कि यूजुअली लोग आते हैं आसानी से, दैट्स बेसिकली समथिंग विच इज़ लाइक अ वर्क परमिट जो आपको कनाडा में मिलता है. तो दैट डजंट गारंटी ऑलवेज अ सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड. तो yes, we'll make a separate video on and we'll talk about all the challenges of US. ऐसा नहीं है कि US में अपने challenges नहीं है, हमने थोड़ी बहुत बात कर ली, बट हम एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन we'll also talk about why our decision of eventually retiring in Canada, उसकी भी कुछ वजूहात हैं, both economic और social. So we'll talk about that as well. Anyways, thanks for watching, thanks for tuning in. कमेंट्स प्लीज़ बताएं, कोई क्वेश्चंस हैं बताएं, ताकि हम वो जब दूसरी वीडियो बनाएं तो उसमें हम वो क्वेश्चंस भी कवर कर लें. सो मेक श्योर जैसे ही आप वीडियो देखें तो पहला काम ये करें कि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कमेंट कर दें, क्वेश्चन पूछें. दिस विल हेल्प अस और गिव अस मोर आइडियाज़ इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर पुटिंग द सेकंड वीडियो टुगेदर. अच्छा, फिर मैं डिस्क्लेमर एक और देती चलूँ कि अब आप लोग कुछ बाज़ औक़ात बात ऐसी करते हैं कि जिस पे कि मैं और बहरोज़ अक्सर कहते हैं कि ये हम जो भी आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस एक तो डिस्कस करते हैं. यू माइट नो समवन हु has come to Canada or come to US from Canada with a completely different experience, और हो सकता है आप हमारी इन बातों से अग्री ना करें, which is totally fine. All I'm saying is please take this all with a grain of salt, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि आप जो भी हमारी बात सुन रहे हैं यहाँ पे, ये सब हमारा एक्सपीरियंस है, और हम इसलिए भी शेयर करते हैं आप लोगों से ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लर्निंग होती है और दूसरों के एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं. लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो आप सबके साथ भी यही होगा, राइट बहरोज़? सो please do share in the comments anything that you feel or you've experienced or somebody else has experienced, and also any questions that you may have, ताकि हम उनको फिर अपनी next video में part 2 में इसके tackle करें. Like and subscribe का तो बोलो. And please like and subscribe as well, ताकि उससे फ़ायदा ये होता है कि हमको जो है वो motivation मिलती है, and we are able to improve the quality and the quantity of content that we post on this channel. Thank you. Thanks for watching.